आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की। लेकिन इसकी कहानी समझने के लिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को देखना जरूरी है। और ये हकीकत अक्सर हमारे देखे हुए नक्शों से कहना चाहिए काफी अलग है। देखिए, जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो पूरा कश्मीर हमारा अभिन्न अंग दिखता है, और ये सच भी है। लेकिन जमीन पर जो असलियत है, जो डिफैक्टो कंट्रोल है, वो थोड़ा अलग है। करीब 60% इलाका भारत के पास है, तो वहीं 30% पाकिस्तान और 10% चीन के अवैध कब्जे में है। अब सवाल ये उठता है कि नक्शे पर जो दिखता है और जमीन पर जो है, उसमें ये अंतर आया कैसे? तो ये बंटवारा कैसा दिखता है? देखिए, भारत के पास जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख का इलाका है। वहीं पाकिस्तान ने, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहता है, और गिलगित बाल्टिस्तान, उस पर कब्जा किया हुआ है। और फिर है चीन, जिसके पास अक्साई चिन और शक्सगाम घाटी का हिस्सा है। तो आखिर ये विभाजन हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 1947 में, जब भारत का बंटवारा हुआ। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जम्मू और कश्मीर रियासत के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह से। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये कहानी सिर्फ कुछ दिनों की है, लेकिन कितनी तेजी से सब कुछ बदला। 22 अक्टूबर को कबायली हमला शुरू होता है। 24 तारीख को महाराजा मदद मांगते हैं। 26 को विलय पत्र पे दस्तखत होते हैं और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच जाती है। मतलब सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इस पूरे क्षेत्र की किस्मत का फैसला हो गया। जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। महाराजा हरि सिंह पर जबरदस्त दबाव था। एक तरफ से पाकिस्तान के समर्थन से कबायली हमलावर बढ़ रहे थे, और वो श्रीनगर यानी उनकी राजधानी से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर थे। ऐसे में उनके पास फैसला लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। और वो फैसला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करना। ये वो कानूनी दस्तावेज है जो 26 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ था। इसी के आधार पर महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर राज्य का विलय भारत में किया, और यहीं से भारत का पूरे क्षेत्र पर कानूनी दावा बनता है, और साथ ही पहले भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत भी होती है। तो ये तो थी शुरुआत, लेकिन इसके बाद दशकों तक ये संघर्ष और भी गहरा और पेचीदा होता चला गया। इसमें नए खिलाड़ी आए, नई सरहदें खींची। लड़ाई के बाद 1949 में हुआ कराची समझौता। इसी समझौते के तहत एक सीज फायर लाइन खींची गई, और असल में यही लाइन उस बंटवारे की बुनियाद बन गई जिसे आज हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1963 में इस विवाद में एक और नया प्लेयर आ गया, चीन। और हुआ ये कि पाकिस्तान ने पीओके का एक हिस्सा, जिस पर उसका खुद कोई कानूनी हक नहीं था, अवैध रूप से चीन को दे दिया। और ये कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं था। लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका, ये शक्सगाम घाटी का इलाका है, जो पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दे दिया। इससे हुआ ये कि चीन भी इस विवाद में सीधे तौर पर एक पार्टी बन गया। समय के साथ इस लड़ाई का रूप भी बदलने लगा। 1972 के शिमला समझौते में सीज फायर लाइन का नाम बदलकर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC कर दिया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि पीओके धीरे धीरे आतंकी गुटों का अड्डा बनता चला गया। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन यहीं से ऑपरेट करने लगे। अब इतने सालों के संघर्ष और जमीनी हकीकत बदलने के बावजूद भारत का जो स्टैंड है, वो बिल्कुल साफ और मजबूत रहा है। 1992 में भारतीय संसद ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें कहा गया, जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत का दावा इतना मजबूत है, कानूनी आधार है, संसद का प्रस्ताव है, तो फिर पीओके को वापस क्यों नहीं लिया जा सका? स्थिति इतने दशकों से जस की तस क्यों है? इसका जवाब आसान नहीं है। पीओके को वापस लेना सिर्फ एक फौजी कार्रवाई का मामला नहीं है। इसके पीछे कई बड़ी बाधाएं हैं। एक तो है वहां का मुश्किल पहाड़ी इलाका, फिर चीन का बहुत बड़ा आर्थिक निवेश, और ये नहीं भूलना चाहिए कि तीनों ही देश, भारत, पाकिस्तान और चीन, न्यूक्लियर पावर हैं। और ऊपर से पीओके का आतंकवाद का गढ़ होना इसे और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। भूगोल की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भारत की तरफ से जो इलाका है, वो बहुत ऊंचा और खड़ी चढ़ाई वाला है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ढलान वाला इलाका है, जो उन्हें एक तरह का स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है। और फिर है चीन का पैसा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक पीओके से होकर गुजरता है। इसमें चीन ने करीब 50 अरब डॉलर का निवेश किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि वहां के स्टेटस को यानी मौजूदा हालात में कोई भी बदलाव चीन के आर्थिक और रणनीतिक हितों पर सीधी चोट होगी। तो इन सारी मुश्किलों को देखते हुए क्या सैन्य कार्रवाई के अलावा भी कोई रास्ता है?
इस पर जो जानकारी मिलती है वो कुछ दूसरे विकल्पों की तरफ भी इशारा करती है। ये जो रणनीतिक विकल्प हैं, ये सैन्य कार्रवाई से हटकर हैं। जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए जो सीटें रिजर्व हैं, उन्हें एक्टिवेट करना, ये एक बड़ा राजनीतिक कदम हो सकता है। दूसरा, गिलगिट बाल्टिस्तान में जो स्थानीय नेता हैं उनका समर्थन करना और सीपीईसी के मुद्दे पर सीधे चीन से बातचीत शुरू करना, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने साझेदारों के जरिए दबाव बनाना। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, मान लीजिए कि पीओके वापस ले भी लिया जाता है, तो क्या इससे समस्या सुलझ जाएगी या फिर एक नई और शायद ज्यादा बड़ी और जटिल समस्या सामने आकर खड़ी हो जाएगी? क्योंकि जमीन वापस लेना एक बात है, लेकिन वहां सालों से जो आतंकवाद, कट्टरपंथ और आर्थिक पिछड़ापन है, उससे निपटना एक बिल्कुल अलग और बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।